बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर डी जाइलोज टेस्ट। डी जाइलोज टेस्ट, इस पे सर हम 5 मिनट लगाते हैं और इसको हम एक कहानी की तरह याद करते हैं। जो डी जाइलोज टेस्ट है ना, जो डी जाइलोज टेस्ट है, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको लाजमी लाजमी पता होना चाहिए अगर आप मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो। देखें, इसमें ये जो डी जाइलोज टेस्ट होता है, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। 1 मिनट लॉक हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, जो डी जाइलोज टेस्ट होता है, इसको हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, किस चीज में डिफरेंशिएट करने के लिए, किस चीज में डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि एक बंदा है और उसमें माल अब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, एक बंदा है और उसमें क्या हो रही है, उसमें मेल अब्जॉर्प्शन हो रही है, मतलब उसमें कोई चीज अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। तो उसमें अगर कोई चीज अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, अगर उसमें कोई चीज अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही, ठीक है, अगर उसमें कोई चीज अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं अब्जॉर्ब हो पा रही। तो आपको पता है कि जो अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की अब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारी जो अब्जॉर्प्शन है वो दो चीजों पे काम करती है। इंटैक्ट म्यूकोजा, कि जो आपकी इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है वो इंटैक्ट हो, वो सही सलामत हो। अगर म्यूकोजा इंटैक्ट है तो आपकी अब्जॉर्प्शन होगी। अगर आपकी म्यूकोजा इंटैक्ट है तो क्या होगी, आपका जो वो अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होगी। या फिर अगर आपको फर्ज करो आपने शुगर खाई और अगर आपके पैंक्रियाटिक जूस नहीं बन रहे, आपका पैंक्रियाज ही काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, आपके जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है, जो आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं मतलब स्टार्च वगैरह है, जो अगर आपके फर्ज करो पैंक्रियाटिक एंजाइम ही नहीं काम कर रहे, तो जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो आपके मोनो में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और जब तक मोनो में कन्वर्ट नहीं होंगे तो मोनो नहीं अब्जॉर्ब होना था, अब मोनो वाले अब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो क्या होगा कि आपको क्या हो जाएगी, मेल अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। आपको क्या हो जाएगी, मेल अब्जॉर्प्शन। आप जितना मर्जी खा लें आपको लगेगा नहीं, आप जितना मर्जी खा लें आपको लगेगा नहीं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार एक बंदा है हमारे पास आया है और उसमें जो म्यूकोजा है वो खराब है, या फिर उसमें जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, जो उसमें पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है। दोबारा सुने, दोबारा सुने, देखिए, मैंने कहा कि आप में मेल अब्जॉर्प्शन कब होती है। अब मतलब आप शुगर खा रहे हो लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपका जो जीआईटी का म्यूकोजा है, जो आपका जीआईटी का म्यूकोजा है वो खराब हो गया। जो जीआईटी का जब म्यूकोजा खराब होगा तो जाहिर बात है इंटेरोसाइट्स खराब हो जाएंगे और आप में अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और या फिर आपका जो पेंक्रियाज है वो काम नहीं कर पा रहा। अगर पेंक्रियाज काम नहीं करेगा तो जो आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं, जो आपका अभी हमने पढ़ा कि जो अमाइलेज है, अमाइलेज ने क्या करना होता है, स्टार्च की डिजेशन करानी होती है। तो अगर हमारा पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा तो जो हमारे पॉलीसेक्राइड है वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं होंगे, हमारे जो पॉलीसेक्राइड है वो हमारे मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मतलब कि हमारे पास दो रीजन हो सकती हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है मतलब कि हमारा पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, या फिर क्या है कि हमारा म्यूकोजा खराब है। तो इन दो रीजन की वजह से हमारे जो हमारा शुगर है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, और इसको हम कहते हैं मेल अब्जॉर्प्शन। मेल का मतलब होता है बुरा, मेल का मतलब होता है बैड, और अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अब्जॉर्प्शन, मतलब कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। ओके जी। अब आप कहते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक मरीज है आपके पास आया और उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उसका म्यूकोजा खराब है या फिर उसमें प्लेसेंटा का मसला है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपके पास एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डी जाइलोज टेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, डी जाइलोज टेस्ट। जो डी जाइलोज टेस्ट है ये क्या है, एक शुगर है, ठीक है, ये क्या है, एक शुगर है। और इस शुगर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक मोनोसेक्राइड है। ये क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। जो आपका डी जाइलोज है ये क्या होता है, एक मोनोसेक्राइड होता है, और ये अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ये जीआईटी से अब्जॉर्ब कंप्लीटली, इट अब्जॉर्ब कंप्लीटली, ये लिख लें आपके अपनी बुक पे अगर नहीं लिखा हुआ तो, ठीक है, इट अब्जॉर्ब कंप्लीटली। और तीसरे नंबर पे ये ये हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है अनचेंज। तो इट एक्सक्रीट एज, ठीक है, इट एक्सक्रीटेड एज अनचेंज्ड, अनचेंज्ड इन यूरिन, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं आता और ये यूरिन से बाहर निकल जाता है। दोबारा सुने, जो आपका डीजाइलोज है ये एक मोनोसेक्राइड है, और ये अब्जॉर्ब कंप्लीटली हो जाता है हमारी जीआईटी में, और ये एक्सक्रीट हो जाता है अनचेंज्ड, मतलब यूरिन में। कि अगर एक पेशेंट डीजाइलोज को लेगा तो हम जब उसके यूरिन का सैंपल करेंगे तो हमें यूरिन में भी क्या मिलेगा, डीजाइलोज मिलेगा अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब आप कहते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि आया कि एक मरीज है उसमें इंटैक्ट म्यूकोजा है या उसमें क्या है, उसके पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है। तो इसको हम जरा एक कहानी के तौर पे याद करते हैं, फिर आपको ये याद रहेगा। ओके जी। अब आपके पास एक मदर आती है, ठीक है, और उस मदर का क्या नाम है, शकीला है, ठीक है, उस मदर का क्या नाम है, शकीला। और वो अपने छोटे बेटे शकील को आपके पास लेके आती है, और वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं इसको इतना खिलाती हूँ लेकिन इसको लगता कुछ नहीं है, शायद इसके पेट में कीड़े हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि यार इसमें ना मैल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है, मैल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। अब आपको ये नहीं समझ आ रही कि जो शकील साहब हैं
उनमें पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी है, आया कि उसमें क्या है, पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी है, या फिर उसमें क्या है, पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी है, या फिर जो शकील है उसमें जो म्यूकोजा है वो खराब है, आया कि उसमें पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी है, या फिर क्या है, म्यूकोजल डैमेज है। ठीक है, म्यूकोजल क्या है, डैमेज है। तो आपने ये पता लगवाना है। आपने क्या किया, आप बड़े सियाने डॉक्टर हैं और आपने दिया उसको डीजाइलोज। ठीक है, आपने उसको पानी में मिला के, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, मेरे जेहन में वो अमाउंट नहीं आ रही, तो एक डीजाइलोज आपने क्या किया, एक ये शुगर है और इसको आपने मिक्स किया वाटर के साथ, मिक्स विद वाटर। ठीक है, मिक्स विद वाटर, और आपने उसको जो शकील था उसको पिला दिया, मिक्स विद वाटर, और शकील को आपने दे दिया। जब शकील ने वो पिया, अगर वो जब वो शकील ने पिया, तो जो आपका डीजाइलोज है, जो डीजाइलोज था वो उसकी जीआईटी में चला गया, जीआईटी में चला गया। अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, जब वो शकील है और शकील की जीआईटी में डीजाइलोज चला गया, अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। जो शकील था, जब आपने उसका यूरिन एनालिसिस करवाया, जब आपने उसका यूरिन टेस्ट कराया, तो अगर आपको यूरिन में डीजाइलोज मिलता है, अगर आपको यूरिन में डीजाइलोज पॉजिटिव मिलता है, तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपको यूरिन में डीजाइलोज पॉजिटिव, अब हम ना इसको नीचे लिख लेते हैं, जो आपका अगर आपको यूरिन में डीजाइलोज पॉजिटिव मिलता है, मतलब कि अगर फर्ज करो यूरिन है, जो शकील है उसमें यूरिन में आपको जो डीजाइलोज है वो पॉजिटिव मिलता है, उसके आपको मिलते हैं कुछ पार्टिकल्स। और फर्ज करो अगर आपको यूरिन में जो आपका वो है डीजाइलोज वो मिलता ही नहीं है, वो नेगेटिव मिलता है, तो आपके डायग्नोज क्या होंगे, इसको जरा हम समझते हैं। देखो, मैंने आपको कहा कि जब एक मरीज होता है, जब उसकी म्यूकोजा डैमेज होगी, मतलब कि उसकी इंटेस्टाइन डैमेज है, वो अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, तो आपने मुझे सोच के बताना है कि जब हम शकील को डीजाइलोज देंगे, तो क्या जब उसकी, अगर फर्ज करो उसकी म्यूकोजल डैमेज है, अगर उसकी म्यूकोजा डैमेज है, तो जो डीजाइलोज होगा वो अब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, यस और नो, वो अब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। यस, सारे लावे सही बता रहे हैं कि वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि म्यूकोजा ही डैमेज है। जब म्यूकोजा ही डैमेज है तो अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो म्यूकोजा डैमेज में अब, अच्छा, अब वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो जाहिर बात है, जब वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसके ब्लड में भी नहीं जाएगा, अगर वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसके ब्लड में भी नहीं जाएगा, अगर उसके ब्लड में नहीं जाएगा तो उसके यूरिन में भी नहीं जाएगा। तो अगर हमें यूरिन में ये जो आपका डीजाइलोज है ये नेगेटिव मिलता है, तो आपका डायग्नोज क्या बनेगा कि इसको क्या है, इसको म्यूकोजल डैमेज है, इसका म्यूकोजा डैमेज है। ठीक है, इसका म्यूकोजा डैमेज होने की वजह से इसमें अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, इसमें म्यूकोजा डैमेज होने की वजह से इसमें अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। ओके, अब आपने मुझे एक और बात बतानी है। जो शकील साहब हैं, फर्ज करो कि उसका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, फर्ज करो उसका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा। जब उसका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा तो उसमें अल्फा अमाइलेज भी नहीं बनेगा। जब उसमें अल्फा अमाइलेज भी नहीं बनेगा तो क्या होगा कि उसके जो पॉलीसेकेराइड हैं, जो उसके पॉलीसेकेराइड हैं वो आपके मोनो में कन्वर्ट नहीं होंगे, पोली आपके मोनो में कन्वर्ट नहीं होंगे, और मोनो नहीं अब्जॉर्ब होना था, तो चूंकि जो आपके मोनो है, जो कि आपको मोनो है, मोनो बन ही नहीं रहे, तो उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब आपने क्या किया, अब आपने उसको डीजाइलोज दे दिया। जो डीजाइलोज है ये तो ऑलरेडी मोनोसेक्राइड है, इसको तो किसी एंजाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो मोनोसेक्राइड है वो पहले ही लावा है, मतलब एक बंदा पहले ही लावा है, उसको क्या जरूरत है। तो जो मोनो है, मोनो को तो जरूरत ही नहीं है किसी एंजाइम की। तो अगर मोनो को किसी जरूरत की एंजाइम नहीं है, तो मुझे आपने ये बताना है कि अगर शकील को पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी है, उसमें पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, तो उसमें क्या डीजाइलोज टेस्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा या नहीं होगा, सारे बताएंगे जी। डॉक्टर अलीम खान, अलीमुद्दीन सच, डॉक्टर अलीम सारे बताएं, शाबाश। देखें, दोबारा सुने, अगर मतलब फर्ज करो कि एक पेशेंट है और उसमें पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, तो पैंक्रियाज की तो डीजाइलोज को जरूरत ही नहीं है, पैंक्रियाज की डीजाइलोज को जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका डीजाइलोज है ऑलरेडी मोनो है, ये क्या है, ऑलरेडी मोनो है। तो जो आपका डीजाइलोज होगा, अगर उसको पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी है, तो ये क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपका जो डीजाइलोज है ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, और अब्जॉर्ब होकर किस में चला जाएगा, आपके यूरिन में चला जाएगा। तो अगर हमें शकील के यूरिन में पॉजिटिव मिलता है, अगर हमें शकील के यूरिन में हमें डीजाइलोज पॉजिटिव मिलता है, तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा कि इसमें क्या है, पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी है, पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी है। ये तो हो गई डिटेल में बात। अब हम जरा इसको आसान लफ्जों में रिवाइज करते हैं। देखें, आपके पास एक मदर आई है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं इसको जो मर्जी खिला लूं इसको लगता नहीं है। इसको क्यों नहीं लगता, जरा आप चेक करें। तो आप माशाल्लाह पाइनियर मेडिकोस के स्टूडेंट है और आपको पता है कि यार एक डीजाइलोज टेस्ट होता है, उससे हम देख सकते हैं कि आया कि इस बंदे का पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा या इसमें म्यूकोजा का प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो, आप उसको डीजाइलोज टेस्ट करते हो, आप उसको डीजाइलोज पानी में मिक्स करके पिला देते हो।
जब वो पीता है तो डी जाइलोज उसकी जीआईटी में जाता है। अब फर्ज करो कि उसका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, तो जो डी जाइलोज होता है इसको पैंक्रियाज की तो जरूरत ही नहीं होती, ये पहले ही मोनोस्क्राइड होता है। तो जो डी जाइलोज होता है ये क्या करता है, ये अब्जॉर्ब हो जाता है। जो डी जाइलोज होता है ये अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके यूरिन में चला जाता है। तो आप जब उसमें डी जाइलोज टेस्ट करते हो और अगर आपको उसके यूरिन में डी जाइलोज पॉजिटिव मिलता है, डी जाइलोज क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो आपका डायग्नोज क्या बनेगा? आपको अगर उसके यूरिन में डी जाइलोज पॉजिटिव मिलता है तो आपका जो डायग्नोज होगा, दैट विल बी योर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, दैट विल बी योर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। ओके, लेकिन जब फर्ज करो और आप उसका डी जाइलोज टेस्ट करते हो और आपको उसके यूरिन में कोई डी जाइलोज के चांस नहीं मिलते, असरात, तो आपका डायग्नोज क्या बनेगा? आपका डायग्नोज क्या बनेगा कि इट इज योर म्यूकोजल डैमेज, कि ये क्या है, म्यूकोजा का डैमेज है। ठीक हो गया, तो ये है डी जाइलोज टेस्ट, और इस पर मैंने इसलिए ज्यादा 5 मिनट लगाए हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए, और इसको आपने कहानी की तरह याद करना है। तो मुझे शाबाश, जल्दी से बताएं कि हर बंदे को, एक भी बंदे को अगर समझ नहीं आई तो मुझे बताएं वो, नहीं तो फिर मैं इसको दोबारा बताता हूँ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो मुझे बताएं, डी जाइलोज टेस्ट क्लियर हो गया है? कोई मसला तो नहीं रह गया? या बस डॉक्टर मारिया और डॉक्टर अहमद और डॉक्टर काशिफ 3 बंदों को क्लियर हुआ है, बाकी बस नूरे हैं सारे? जी बताएं बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं, समझ आ गई है डी जाइलोज टेस्ट क्या होता है? कर लोगे? कैसे करते हैं? चलें जी, सबको समझ आ गई है कि अगर हमने पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी या म्यूकोजल डैमेज देखना हो तो हम क्या करते हैं, हम डी जाइलोज टेस्ट करते हैं, जो हमें बताता है कि आया कि इस बंदे को पैंक्रियाज का मसला है या फिर इसमें म्यूकोजा का डैमेज है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको आपने काइंडली नहीं बोलना। ठीक है, आपने इसको काइंडली नहीं बोलना। ओके जी, हमें ये बात समझ आ गई है, हम जरा आगे चलते हैं। बाकी उसने डी जाइलोज टेस्ट में यही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं, और आगे आपका एक टॉपिक है, डेट इज योर पेयर पैचेस। तो पेयर पैचेस ने बहुत मुश्किल करके लिखा हुआ है आपकी बुक ने, हम इसको जरा आसान लफ्जों में बात कर लेते हैं। जो पेयर पैचेस होते हैं ये क्या होते हैं? तो इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। जो पेयर पैचेस होते हैं ये क्या होते हैं? तो पेयर पैचेस अल्लाह ताला ने आपके फौजियों के क्या बनाए हैं, फौजियों के मोर्चे बनाए हैं आपकी जीआईटी में। आपकी जीआईटी में फौजियों के मोर्चे बनाए और हम कहते हैं पेयर पैचेस। सर इसमें सिर्फ 2 बातें हैं। जी इसमें सिर्फ 2 बातें हैं। अच्छा, देखिए, जो पेयर पैचेस है क्या है? दे आर अनइनकैप्सुलेटेड, दे आर अनइनकैप्सुलेटेड अनइनकैप्सुलेटेड लिम्फाइड टिश्यू। मतलब कि आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो अनइनकैप्सुलेटेड पड़े हुए हैं आपकी इलियम में, तो इनको हम क्या कहते हैं? पेयर पैचेस, अनइनकैप्सुलेटेड लिम्फाइड टिश्यूज। मतलब कि जो आपके लिम्फाइड टिश्यूज हैं वो इन अनइनकैप्सुलेटेड पड़े हुए हैं आपके किसमें, आपके इलियम में, तो इसको हम कहते हैं पेयर पैचेस। आपकी बुक ने बहुत मुश्किल करके लिखा हुआ है, इसको हम जरा आसान लफ्जों में देखते हैं। देखो, फर्ज करो कि ये क्या है, आपका ल्यूमन है, ठीक है, ये क्या है, आपकी जीआईटी का ल्यूमन है, और आपने माशाल्लाह जिले की मोहब्बतें खाई हैं, या आपने स्ट्रीट फूड खाया और उसमें आपने काफी ज्यादा जर्म्स खा लिए हैं, ठीक है, आपने काफी ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स खा लिए, आपने एंटीजन खा लिए हैं। तो आपने ये खाना खाया और उसमें क्या थे? एंटीजन थे। फर्ज करो ये क्या है? एंटीजन है, ये क्या है? एंटीजन है। अब आपके पेयर पैचेस होते हैं, और ये आपका पड़ा हुआ है पेयर पैच, ठीक है, ये क्या है? पेयर पैच। अब जो पेयर पैच है इसके अंदर एक सेल होता है और उसको हम कहते हैं एम सेल, उसको हम क्या कहते हैं? एम सेल कहते हैं। जो पेयर पैचेस होते हैं इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एम सेल। एम सेल क्या करते हैं? एम सेल ये जो आपका एंटीजन है इसको जरा पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और किसके आगे प्रेजेंट करेंगे? अपने बड़े भाई के पास लेके जाएंगे, जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। मतलब कि जो एम सेल है इस एंटीजन को कैप्चर करेंगे और किसके पास लेके जाएंगे? आपके बी लिम्फोसाइट के पास। किसके पास? बी लिम्फोसाइट के पास। अब जो आपका बी लिम्फोसाइट है, जो बी लिम्फोसाइट है, ये आपको पता है कि बी लिम्फोसाइट आगे कन्वर्ट होता है किसमें? प्लाज्मा सेल में। हम इसको पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या बनाते हैं? आगे प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स आगे क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब अब क्या होगा कि देखो, आपने जीले की मोहब्बतें खाई, आपने डिफरेंट स्ट्रीट फूड खाया, उससे क्या हुआ? उससे एंटीजन आपके एम सेल ने कैप्चर किया और किसके सामने ले गए? अपने बड़े फौजी के पास ले गए, जिसको हम कहते हैं बी सेल। बी सेल ने क्या किया? बी सेल ने प्लाज्मा सेल बना दिए। बी सेल ने क्या बना दिया? प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाना। लेकिन जो आपके ये वाले पेयर पैचेस है, इनके जो बी सेल्स होंगे ये क्या बनाएंगे? ये आईजीए एंटीबॉडीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आईजीए एंटीबॉडीज। और मैंने आपको बताया भी था कि जो माँ का दूध होता है इसमें भी क्या होती है? इसमें भी आईजीए एंटीबॉडी होती है। इसमें भी क्या होती है? आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो ये क्या बनेंगे? ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये क्या बनाएंगे? आईजीए एंटीबॉडीज बनाएंगे। जब ये आईजी एंटीबॉडीज बनाएंगे तो आईजी एंटीबॉडी क्या करेगी? हमें हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, हमें हमें उन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बचाएगी जो हमारे लिए हार्मफुल हैं।
तो जो आईजी एंटीबॉडी है ये क्या करेगी, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि जो आईजी एंटीबॉडी होती है इसके पास एक सिक्रेटरी कंपोनेंट भी होता है। सिक्रेटरी आपकी एंड वाली लाइन आपकी बुक की बता रहा हूँ कि इसके बाद क्या होता है, एक सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है, हमें बचाता है। मतलब जो आईजी एंटीबॉडी होती है इसके पास एक सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है, कुछ ऐसी प्रोटीन सिक्रीट करता है जो कि हमारे एंटीजन को क्या करती हैं, किल करती हैं, जो कि क्या करती है हमारे एंटीजन को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। तो ये सिंपल स्टोरी है, लेकिन आपकी बुक ने थोड़ा सा इसको लंबा करके लिखा हुआ है, तो आपने वो वाली नहीं करनी, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो आपके पेयर पैचेज है, अल्लाह ताला ने आपकी जीआईटी में फौजियों के मोर्चे बनाए हुए हैं, उनको हम पेयर पैचेज कहते हैं। और उनमें जो फौजी पड़े हुए हैं उनको हम कहते हैं एम सेल। एम सेल जब किसी दुश्मन को देखते हैं तो उस दुश्मन को उठा के अपने बड़े फौजी के पास ले जाते हैं, और बड़े फौजी का नाम क्या है, बी सेल। बी सेल क्या पैदा करते हैं, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल आगे क्या बना देते हैं, आईजी एंटीबॉडीज। जो आईजी एंटीबॉडीज है ये क्या होती है, ये म्यूकोजल एंटीबॉडी में इसको कहते हैं, ये म्यूकोजा के साथ अटैच होती है। और जो आपकी आईजी एंटीबॉडी है इसके इसके पास एक होता है सिक्रेटरी कंपोनेंट जो कि एंटीजन को किल करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, जो एंटीजन को किल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें सिर्फ इतनी स्टोरी आपने याद रखनी है, इससे आगे नहीं जाना, बाकी सारा कंफ्यूजिंग है। तो सिर्फ आपने ये स्टोरी याद रख लेनी है, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक हो गया, तो मुझे शाबाश, जल्दी से बताएं कि पेयर पैचेस की समझ आ गई है। फिर हम आगे एक चलें, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर बाइल। बाइल बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। समझ आ गई है, चलें जी, ओके समझ आ गई है। हम आगे जरा चलते हैं, और आगे है जी आपका टॉपिक, दैट इज योर बाइल। जो बाइल होता है, बाइल को हमने इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, बाइल क्या होता है। देखो, जब आप माशाल्लाह फैट खाते हो, पाए खाते हो, आप बीफ खाते हो, मटन खाते हो, इसमें फैट होती है। तो जो अल्लाह ताला ने आपके लिवर को हुक्म दिया कि यार आप ना बाइल बनाएं, ताकि जो मेरा बंदा फैट खा रहा है वो उसको हम क्या कर सके, उसको हम डिजेस्ट कर सके। तो जो बाइल होती है, बाइल क्या करती है, जो विटामिन और मिनरल अब्जॉर्प्शन डॉक्टर बादशाह मैंने कल पढ़ा दी थी, ठीक है, इसलिए मैंने आज नहीं पढ़ाई। विटामिन और मिनरल अब्जॉर्प्शन कल वाली क्लास में मैंने पढ़ा दी थी। अच्छा, जो बाइल होता है, बाइल क्या होता है, ठीक है। बाइल में आपने याद रखना है कि बाइल के अंदर होते हैं, बाइल इज कंपोज्ड ऑफ बाइल साल्ट। इट इज कंपोज्ड ऑफ बाइल साल्ट। जो आपका बाइल होता है ये बाइल साल्ट से मिलके बना होता है। ये किस से मिलके बना होता है, बाइल साल्ट से मिलके बना होता है। और इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि जो आपके बाइल एसिड है, ठीक है, बाइल एसिड मतलब कि जो बाइल एसिड होते हैं कॉन्जुगेटेड टू, ये कॉन्जुगेट हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं कॉन्जुगेटेड टू ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन टोरिन, ठीक है, ग्लाइसिन टोरिन, और आपका ग्लाइसिन एंड टोरिन मेकिंग दम वाटर सॉल्युबल। दोबारा सुने, देखो जो बाइल एसिड होते हैं ना, बाइल एसिड ये इनसॉल्युबल होते हैं। जो बाइल एसिड होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में मिक्स नहीं हो सकते, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन इनको आपकी बॉडी क्या करती है, बाइल एसिड को कंजुगेट कर देती है। किसके साथ कंजुगेट कर देती है, ग्लाइसिन और टोरिन के साथ, टू मेक देम वाटर सॉल्युबल। जो बाइल एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब जब ये अकेले होते हैं तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन आपकी बॉडी क्या करती है, इसको ग्लाइसिन और टोरिन के साथ मिला देती है और इसको क्या कर देती है, वाटर सोलेबल। इसको क्या कर देती है, वाटर सोलेबल, ठीक है, इसको क्या कर देती है, वाटर सोलेबल। इसके अलावा आपका जो बाइल होता है उसमें क्या होता है, उसमें फोस्फोलिपिड्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं जी, फोस्फोलिपिड्स होते हैं। और क्या होता है, फोस्फोलिपिड्स आ गए, उसके अलावा कोलेस्ट्रोल। ये सबसे अहम बात है, सबसे अहम जो बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका बाइल होता है इसमें कोलेस्ट्रोल होता है। इवन कि आपने याद रखना है कि जो आपका बाइल होता है, बाइल बनता ही कैसे है, कोलेस्ट्रोल से बनता है। बाइल कैसे बनता है, कोलेस्ट्रोल से। और आपकी बॉडी जो आपका एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल होता है उससे जान कैसे छुड़वाती है, ये एमसीक्यूज है कि जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उससे जान कैसे छुड़वाती है, तो इट इज बाय बाइल। हमारी बॉडी क्या करती है, कोलेस्ट्रोल को बाइल में डाल देती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है फीसिस के रास्ते। ठीक हो गया, तो जो हमारी बॉडी है कोलेस्ट्रोल से छुटकारा कैसे हासिल करती है, बाय बाइल। तो इनसॉल्युबल हाँ, इसमें फोस्फोलिपिड्स होते हैं, और क्या होता है, कोलेस्ट्रोल होता है। और बाकी इसमें उसने यही लिखा हुआ है कि बिलिरुबिन, वाटर एंड आयंस, ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लेना है। अच्छा, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रोल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। सिर्फ इस एंजाइम का आपने नाम याद रखना है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसको ये भी याद रख सकते हो कि जो कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, इसकी जो कैटेलाइजेशन है, इट इज रेट लिमिटिंग स्टेप। ये क्या होती है, मतलब हमारे रिएक्शन को कंट्रोल कौन सी चीज कर रही होती है, दैट इज योर कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, फिलहाल सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज।
जो कि बाइल की प्रोडक्शन कराता है। तो इट इज ये क्या करता है, इसकी जो कैटलाइजेशन होती है दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप। तो रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कैटलाइजेशन। ठीक हो गया, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो इसके फंक्शंस हैं। जो बाइल होता है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस बहुत अहम है और आपको ऑलरेडी आते भी हैं। देखो, फर्ज करो आप लिपिड्स खाते हो, आप फैट खाते हो, आप जो फैट्स खाते हो, और उन फैट्स की इमल्सिफिकेशन कौन कराता है? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो एक चीज बताएं ना शाबाश, जो आपका बाइल होता है, बाइल साल्ट्स, ये डिजेशन करवाते हैं या इमल्सिफिकेशन कराते हैं, या मतलब आपको क्या लगता है कि जो इमल्सिफिकेशन है इसको हम डिजेशन कहते हैं? इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिजेशन। जी, देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा बाइल होता है ये इमल्सिफिकेशन कराता है फैट की। लेकिन मुझे आपने ये सोच के बताना है कि इमल्सिफिकेशन और डिजेशन सेम चीज है। जो इमल्सिफिकेशन और वो आपका डिजेशन है वो सेम चीज है। जी, सारे सही बता रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बताया भी था आपको एक दो दिन चीजें पहले भी बताया था। देखो, जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना, बाइल साल्ट्स, इन्होंने आपके लिपिड्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होता है, ताकि आपका जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है, जो कि आपका लाइपेज है, पैंक्रियाज क्या बनाता है, लाइपेज बनाता है, और लाइपेज ने हमारे लिपिड को डिजेस्ट करना होता है ना। तो बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन के बाद आपका लाइपेज उसके ऊपर एक्ट करता है और आपकी लिपिड डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि फर्ज करो अगर बाइल साल्ट बनता ही नहीं है, अगर बाइल साल्ट नहीं बनता तो इमल्सिफिकेशन भी नहीं होगी, तो लिपिड के पार्टिकल होंगे वो बड़े बड़े होंगे, तो उसके ऊपर जो आपका लाइपेज है वो काम नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, लिपिड की डिजेशन नहीं होगी। जब लिपिड की डिजेशन नहीं होगी तो लिपिड आपकी फीसिस के रास्ते बाहर आ जाएगा। जो फीसिस के रास्ते बाहर आएगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टियोटेरिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टियोटेरिया। तो अब हम जरा इसको पढ़ते हैं। देखो, उसने लिखा हुआ है कि जो बाइल होता है, बाइल होता है ये क्या करता है, डाइजेशन, मतलब डाइजेशन करता है। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारी किसकी, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है किसकी, लिपिड की। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि ये सबसे अहम पॉइंट है ये वाला, जो अभी मैं बताने लगा हूं, कि जो आपका कोलेस्ट्रोल है, आपकी बॉडी से जो कोलेस्ट्रोल का सिंगल एक एक्सक्रीशन का रास्ता है, दैट इज योर बाइल। इसके आगे लिख भी नहीं है, एमसीक्यूज है। ठीक है, एक्सक्रीट, मतलब कि जो आपकी बॉडी से जो एक्सक्रीशन होती है कोलेस्ट्रोल की, उसका सबसे मेन जो चीज है दैट इज योर बाइल। बाइल के रास्ते हमारा जो कोलेस्ट्रोल होता है ये क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो बाइल होता है ये इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है, मतलब कि हमें ये जर्म्स वगैरह से भी बचाता है, तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है। ये हमें कोलेस्ट्रोल की एक्सक्रीशन में भी मदद देता है, और ये क्या करता है, लिपिड की डिजेशन भी करवाता है। उसके बाद अब ये तो होगी सीधी बातें, लेकिन आपको पता है कि फर्ज करो ये क्या है, आपकी स्टमक है। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्टमक है, और ये क्या है, सी शेप्ड आपका ड्यूडिनम है। ठीक है, और ये क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फर्ज करो ये क्या है, इलियम है। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल इलियम है। अब हमने इसको रीनल सिस्टम में पढ़ा था, मैंने आपको कल परसों भी पढ़ाया था, दोबारा हम पढ़ते हैं। फर्ज करो कि आपका ये क्या है, बाइल है। ठीक है, बाइल आपका आ गया ड्यूडिनम में। बाइल क्या आ गया, ड्यूडिनम में। बाइल आपके काम करता है आपके फीसिस में काम करता है, मतलब लिपिड्स को डिजेस्ट करता है। लेकिन बाइल जब अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो ये आपका होता है टर्मिनल इलियम। जो टर्मिनल इलियम होता है, टर्मिनल इलियम से बाइल ने दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाना होता है। बाइल ने टर्मिनल इलियम से दोबारा रीअब्जॉर्ब होना होता है। तो अगर अगर एक पेशेंट है और उसको टर्मिनल इलियम उसका खराब है, अगर एक पेशेंट है और उसका टर्मिनल इलियम खराब है, तो पहले तो मुझे आप शाबाश ये बताएं ना, अगर किसी ने पहले जीआईटी पढ़ा हुआ है, तो मुझे पहले ये बताएं कि जो टर्मिनल इलियम अगर खराब होगा तो इस डिजीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, इसको हम कहते हैं क्रोहन डिजीज। जो क्रोहन डिजीज होती है उसमें जो आपका टर्मिनल इलियम होता है वो खराब होता है। टर्मिनल इलियम की क्या अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो जाहिर बात है जब टर्मिनल इलियम खराब होगा तो मुझे आपने सोच के बताना है कि क्या क्या जब एक मरीज है क्रोहन डिजीज का, अगर एक मरीज है क्रोहन डिजीज का, तो उसमें उसमें अब्जॉर्प्शन होगी बाइल की, उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगी बाइल की, यस और नो? उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अब जाहिर सी बात है, सारे सही बता रहे हैं कि उसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसमें रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, नील होगी, मतलब कि उसमें जो बाइल है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो जब बाइल रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि बॉडी में बाइल की कमी हो जाएगी। बॉडी में बाइल की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। बॉडी में क्या हो जाएगी, बाइल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब एक दफा वो खाना खाएगा, दो दफा खाएगा, तीन दफा खाएगा, लेकिन बार बार अगर उसका बाइल जाया हो रहा है तो उसकी लिवर इतना बाइल पैदा नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, उसका जो उसकी बॉडी में बाइल की कमी हो जाएगी। ऐसे ही है। अब जब उसमें बाइल की कमी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें लेस इमल्सिफिकेशन होगी, उसमें लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, उसमें जो फैट्स होंगे वो टूटेंगे नहीं,
उसमें जो फैट्स होंगे वो टूटेंगे नहीं। ओके, अब आप कहते हैं कि यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसको जरा हम समझ के, मैंने आपको रीनल सिस्टम में ये समझाया भी था लेकिन दोबारा समझा देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट न्यू हैं। देखो, जब एक पेशेंट होता है क्रोहन डिजीज का, तो मैंने आपको कहा था कि मुझे आपने ये बताना है कि क्रोहन डिजीज में जो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के चांसेस ज्यादा क्यों हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस ज्यादा क्यों हो जाते हैं, तो उसका रीजन आपकी बुक ने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया था, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। देखो, जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन है वो आपको क्रोहन डिजीज में इसके चांसेस ज्यादा क्यों हो जाते हैं। देखो, जब एक पेशेंट है उसको क्रोहन डिजीज हुआ, क्रोहन डिजीज से क्या हुआ, जो उसका बाइल होगा उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब बाइल की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा, बाइल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब बाइल की डेफिशिएंसी होगी तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगी, और क्या होगा, जो फ्री फैट आपके फीसिस में पड़े होंगे, फ्री फैट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, फ्री फैट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और जब जो फ्री फैट है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड फॉर कैल्शियम, ये क्या करेंगे, कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेंगे, कैल्शियम को अपने साथ क्या करा लेंगे, बाइंड कर लेंगे, कैल्शियम को अपने साथ ये क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे। अच्छा, मुझे शाबाश जल्दी से बताना कि आपकी दो तरह की कैल्सिफिकेशन होती है, एक होती है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, और एक आपकी और हमने पढ़ी थी, उसका क्या नाम था, एक डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन थी और एक थी, और मेरे नाम जेन से नाम स्किप हो रहा है उसका, तो बता सकता है कोई कि यहाँ पे कौन सी कैल्सिफिकेशन हो रही है। खैर हम इसकी डिटेल में बाद में क्या करते हैं, पहले समझ लें। जो फ्री फैट होगी, फ्री फैट क्या करेगी, कैल्शियम को बाइंड कर लेगी अपने साथ, कैल्शियम को अपने साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी, और क्या होगा, आपका जो कैल्शियम होगा वो बाउंडेड स्टेट में चला जाएगा, जो कैल्शियम है वो अब बाउंडेड स्टेट में है, कैल्शियम क्या है, बाउंडेड स्टेट में। ओके, अब आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि फर्ज करो ये इंटेस्टाइन है, और जो आपके कैल्शियम और जो ऑक्सलेट है, कैल्शियम और ऑक्सलेट ने इकट्ठा अब्जॉर्ब होना था, कैल्शियम और ऑक्सलेट ने दोनों इकट्ठा अब्जॉर्ब होना था, लेकिन अगर आपकी कैल्शियम की कमी हो जाए, मतलब आपका जो कैल्शियम है वो फ्री कैल्शियम तो अवेलेबल नहीं है, सारा कैल्शियम क्या है, बाउंडेड है, तो आपका सिर्फ क्या रह गया, ऑक्सलेट रह गया, आपका सिर्फ क्या रह गया, ऑक्सलेट रह गया। तो आपने याद रखना है, अगर सिर्फ ऑक्सलेट रह जाए तो ऑक्सलेट की अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, ऑक्सलेट की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो ज्यादा हो जाती है। दोबारा सुने, कैल्शियम और ऑक्सलेट ने दोनों ने इकट्ठा अब्जॉर्ब होना होता है, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, तो जो आपके ऑक्सलेट की अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है, ऑक्सलेट की अब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो क्रोहन डिजीज होती है, क्रोहन डिजीज में भी सेम मैकेनिज्म होता है कि जो आपका फ्री फैट होता है, फ्री फैट ज्यादा हो जाता है, फ्री फैट ज्यादा होने की वजह से होता है क्या है कि जो आपका कैल्शियम है वो बाइंड कर जाता है, फ्री कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उससे होता क्या है कि जो आपका ऑक्सलेट है, इसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, ऑक्सलेट की अब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब ऑक्सलेट की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है तो क्या होता है, आपकी किडनी में ज्यादा ऑक्सलेट जाता है, जब किडनी में ऑक्सलेट ज्यादा जाता है तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और ये अहम बात है कि जो क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज में कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं, तो इट इज ड्यू टू दिस मैकेनिज्म। ये बात अहम है और इसको हमने रीनल में भी पढ़ा था और अभी हम दोबारा भी इसको पढ़ रहे हैं। ओके जी। अच्छा, मुझे शाबाश, एक तो बात ये हाँ, जो कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्सिफिकेशन दो किस्म की होती है, एक आपकी होती है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और एक आपकी होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। इसको मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर में पढ़ाया भी था। इसको जरा कैल्सिफिकेशन को छोड़े, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मुझे बताना कि कैल्शियम ऑक्सलेट के एक तो चांसेस आपके क्रोहन डिजीज में ज्यादा हो गए, क्रोहन डिजीज में आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस ज्यादा हो गए। एक और पेशेंट है, अगर वो एक चीज खाता है, बहुत ज्यादा वो चीज खाता है, तो उससे भी उसको कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बताना जरा शाबाश, बताएं। यस डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर अदनान, एक्सीलेंट। अगर एक बंदा टमाटर खाता है और टमाटर वो छील के नहीं खाता, जो टमाटर का छिलका होता है इसमें भी ऑक्सलेट होते हैं, जो टमाटर का छिलका होता है इसमें भी ऑक्सलेट होते हैं, और इससे इससे क्या होता है, इससे भी उसको कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसमें भी क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। बाकी हाइपोसिट्री यूरिया भी आता है, बाकी ये सारी चीजें क्या आती हैं इसमें, हमने पढ़ा था इसको, बड़ी डिटेल में पढ़ा था। ठीक हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट बाइल, बाइल के बारे में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ओके जी, अब हम जरा बुक पे चलते हैं और आपका एक बहुत आसान सा टॉपिक है, तो मुझे पहले तो ये बताएं कि बाइल को समझ आ गई, इसमें कोई मसला तो नहीं रह गया, आसान से टॉपिक है आज वाले। देखिए, बाइल भी हो गया हमारा, पेयर पैचेस भी हो गया, ये आपका विटामिन भी हो गया। अब हमारा आखिरी पेज रह गया, और ये पेज ये इस डायग्राम में है बस। ये जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, और ये हमने इधर भी पढ़नी है, और जब मैं आपको उसमें हम उसके लिवर की स्टडीज करेंगे ना, लिवर की पैथोलॉजी करेंगे, तो जब हम वो पढ़ेंगे जॉइंडेंस यरकान पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये दोबारा डायग्राम करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको जरा डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेना, हम इसको दोबारा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं पे भी आपने समझना। देखो,
होता क्या है, आपको पता है कि जो आपके सुर्ख खुलिये हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं आपकी बॉडी में, वो जब अपनी जिंदगी पूरी कर लेते हैं, जब अपनी जिंदगी के 120 दिन वो देख लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने कब्रिस्तान में चले जाते हैं, और उसको हम कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। जो आपके रेड ब्लड सेल्स है उनका जो कब्रिस्तान है, दैट इज योर स्प्लीन। तो क्या होता है कि आपके जो स्प्लीन है, स्प्लीन जो आपके आरबीसी होते हैं, जब ये 120 दिन पूरे कर लेते हैं, जब ये 120 दिन पूरे कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो आपके आरबीसी होते हैं ये अपने स्प्लीन में जाते हैं, और स्प्लीन में क्या पड़े हुए हैं, स्प्लीन में आपके पड़े हुए हैं जल्लाद। जाहिर बात है, कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में क्या होगा, जल्लाद होगा। जल्लाद को हम क्या कहते रहे हैं, जल्लाद को हम कहते हैं मैक्रोफेज। मतलब कि स्प्लीन में क्या होता है, मैक्रोफेज होता है। तो जो आपके आरबीसीज हैं ये आपकी स्प्लीन में जाते हैं। तो देखो 120 दिन पूरे हुए, स्प्लीन कहाँ गए आपके, उसमें आरबीसीज किस में गए, स्प्लीन में। वहां पे क्या बैठे हैं, वहां आपके जल्लाद बैठे हैं, और जल्लाद को हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इस आरबीसी को तोड़ देते हैं। ठीक है, इस आरबीसी का सत्यानाश कर देते हैं। मतलब कि इस आरबीसी को तोड़ देते हैं, किस किस चीज में, हीम में। ठीक है, हीम हम किसको कहते हैं, आयरन कंटेनिंग को, जिसमें क्या होता है, आयरन होता है। और इसके साथ जो हीम होता है उसको बाद में कन्वर्ट करते हैं किसमें, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। दोबारा सुने, जब हमारे आरबीसी टूटते हैं तो पहले हीम बनता है, हीम के बाद वो क्या बनता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। अब जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, तो जो हमारी स्प्लीन की ब्लड सप्लाई है, जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये एक अब ये मुर्दा हो चुका है, जल्लाद ने इसको मार दिया है। तो ये क्या करता है, ये एल्ब्यूमिन के ऊपर बैठ जाता है, एल्ब्यूमिन के साथ अटैच हो जाता है, और एल्ब्यूमिन क्या करता है, इसका एक मतलब एक कम्प्लेक्स बन जाता है, बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। ये जो कम्प्लेक्स है ये मूव करता है, ये कहाँ से मूव करता है, स्प्लीन से मूव करता है, और कहाँ पे चला जाता है, आपके लिवर में चला जाता है। स्प्लीन से ये कम्प्लेक्स मूव करता है और किस में चला जाता है, लिवर में चला जाता है। अब लिवर में आपका एक एंजाइम पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं यूडीपी, यूडीपी ग्लूक्रोनोलाइल ट्रांसफरेज, यूडीपी ग्लूक्रोनोलाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसका मुश्किल सा नाम है, यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम है, ये क्या करता है, ये जो हमारा इनडायरेक्ट है, ठीक है, जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, डायरेक्ट बिलिरुबिन में। जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, डायरेक्ट बिलिरुबिन में। जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, जिसको हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारा लिवर बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं यूडीपी, ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। तो जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है अब किस में कन्वर्ट हो गया, आपके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अब इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, और आपकी बॉडी इसको रिमूव करना चाहती है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को किस में डाल देगी, बाइल में डाल देगी, ताकि ये फीसिस के रास्ते बाहर जाया हो जाए, ताकि ये फीसिस के रास्ते क्या आ जाए, बाहर जाया हो जाए। तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, आपका जो लिवर होता है, ये किस में डाल देता है, ये आपकी डाल देता है किस में, बाइल में। और बाइल के रास्ते ये कहाँ पे आ जाता है, हमारे गट में। अब गट में आपको पता है एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। गट में अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया रखे हैं। इस बैक्टीरिया के दो तीन मेजर मेजर काम जरा मुझे गिनवाना है। पहले नंबर पे तो मुझे ये बताएं कि ये जो गट का बैक्टीरिया होता है, इसका एक बहुत मेजर काम है जो कि हमें कोएगुलेबिलिटी में हेल्प करता है, जो कि हम हमारे खून की कोएगुलेशन में हेल्प करता है। बताना जरा, शाबाश। यस, जो आपका गट बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, विटामिन के की प्रोडक्शन कराता है। विटामिन के की क्या कराता है, प्रोडक्शन कराता है। तो जो विटामिन के होता है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन। इसको हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह हेमाटोलॉजी में। ठीक है, इसको हम क्या, ये विटामिन के बनवाता है। जो आपका गट बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, विटामिन के की प्रोडक्शन करता है, जिससे क्या होता है हमारी कोएगुलेशन होती है। ठीक है, हमारे कोएगुलेशन वाले सारे मेच्योर होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो गट बैक्टीरिया एक तो काम ये क्या करता है, विटामिन के की प्रोडक्शन कराता है। अच्छा, मुझे कोई बंदा बता सकता है कि अगर एक बेबी या न्यू नेट है, ठीक है, अभी वो नया नया बेचारा इस दुनिया में आया है, और हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। जो नए बच्चे पैदा होते हैं हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं जी। यस, डॉक्टर काशिफ एज ऑलवेज एक्सीलेंट, डॉक्टर बहजाद एक्सीलेंट, और बाकी भी जरा शाबाश बता दें, बताने की जहमत कर लेंगे, बस दो बंदों को पता है। एक बच्चा पैदा हुआ है और हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं जी। डॉक्टर अदनान आप सही कह रहे हैं, जो विटामिन के का इंजेक्शन हम उसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो अभी वो बच्चा पैदा हुआ है और उसका जो गट फ्लोरा है वो भी बना ही नहीं है, जो उसके गट के बैक्टीरिया भी वो बने ही नहीं है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जब उसमें गट का फ्लोरा ही नहीं बनेगा तो उसमें विटामिन के की कमी ना हो, उसमें विटामिन के की कमी ना हो तो क्या होगा,
हम उसको बाहर से विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। विटामिन के का जब हम इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें कोएगुलेशन होगी, मतलब कि उसमें कोई ब्लीडिंग से बचने के लिए, हम उसमें हैमरेज से बचने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? क्योंकि नॉर्मली आपका विटामिन के कौन बनाता है? आपका गट फ्लोरा बनाता है, आपका गट फ्लोरा बनाता है। लेकिन जो अभी छोटा बच्चा अभी पैदा ही हुआ है तो उसमें गट फ्लोरा सही तरह डेवलप नहीं होता, तो इस वजह से हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसमें ब्लीडिंग ना हो, ताकि उसमें क्या ना हो, ब्लीडिंग ना हो। ओके, ये तो होगी एक्स्ट्रा बातें। लेकिन जो आपका गट फ्लोरा है ये क्या करता है? जो माशाल्लाह आपका पीछे से आ रहा है ना बिलुरुबिन, देखो इसको लिख भी लो अगर लिखना है तो। जो आपका जो आपका कांजुगेटेड बिलुरुबिन आ रहा है, कांजुगेटेड बिलुरुबिन, जो आपका गट फ्लोरा होता है बिलुरुबिन, ठीक है, जो गट फ्लोरा होता है इस कांजुगेटेड बिलुरुबिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपका यूरोबिलिनोजेन में। जो आपका गट फ्लोरा है, जो आपका गट फ्लोरा है, एक तो विटामिन के पैदा करता है और क्या करता है, कांजुगेटेड बिलुरुबिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरो किसमें? यूरोबिलिनोजेन, यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट कर देता है, यूरोबिलिनोजेन में। अब ये जो यूरोबिलिनोजेन है, इस ये दो का मतलब इसके आगे दो रास्ते हैं। जो 80% यूरोबिलिनोजेन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टर्कोबिलिनोजेन में। ये एक ब्राउन पिगमेंट होता है स्टर्कोबिलिनोजेन। और जो आपका यूरोबिलिनोजेन है, देखो मैं इधर लिख भी देता हूँ, जो यूरोबिलिनोजेन है ये 80% किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपके स्टर्को में, ठीक है, स्टर्कोबिलिनोजेन में। जो स्टर्कोबिलिनोजेन है इसका कलर ब्राउन होता है, इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। तो ये किसके रास्ते बाहर आ जाता है? फीसिस के रास्ते बाहर आ जाता है। तो इस वजह से हम जो फीसिस होते हैं ये ब्राउन होते हैं। ब्राउन क्यों होते हैं? इट इज ड्यू टू स्टर्कोबिलिनोजन। जो फीसिस फीसिस जो होते हैं उनका ब्राउन कलर क्यों होता है? इट इज ड्यू टू स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन क्या होता है? स्टर्कोबिलिनोजन आपका जो यूरोबिलिनोजन है 80% आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टर्कोबिलिनोजन में। और फीसिस के रास्ते वो क्या हो जाता है? बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो आपका यूरोबिलिनोजेन है ये 20% क्या करता है? जो आपका 20% यूरोबिलिनोजेन है इसके पास क्या रास्ता आता है? ये देखिए, जो 80% है वो बाहर फीसिस के रास्ते निकल गया, लेकिन जो 20% है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जो 20% आपका है ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है यूरोबिलिनोजेन। और जो 20% रीअब्सॉर्ब हुआ है उसमें से 90% आपका वापस किस में चला जाता है? लिवर में चला जाता है। वापस 90% किस में चला जाता है? लिवर में चला जाता है। लेकिन जो आपका 20% अब्सॉर्ब हुआ था उसमें से 10% होता है, उसका जो 10% होता है वो किस में चला जाता है? वो आपकी किडनी में चला जाता है। जब वो किडनी में चला जाता है तो वो जब किडनी में पहुंचता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? यूरोबिलिनोजेन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरोबिलिनोजेन में। यू से यूरिन एंड यू से यूरोबिलिनोजेन। ठीक हो गया? तो एस से स्टूल और एस से स्टर्कोबिलिनोजेन। मैं आपको दोबारा कराता हूँ रिवाइज ये। तो जब ये 10% किडनी में जाता है तो ये यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका यूरिन का कलर येलो होता है इट इज ड्यू टू यूरोबिलिन, ठीक है, ड्यू टू यूरोबिलिन। यूरोबिलिनोजेन नहीं है, यूरोबिलिन है, ठीक है, यूरोबिलिन। यूरोबिलिन, जो आपका यूरिन का कलर येलो होता है इट इज ड्यू टू यूरोबिलिन। यूरोबिलिन, तो जो आपका यूरोबिलिन है ये एक्सक्रीट हो जाता है किसमें? यूरिन में। और जो आपका यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? इट इज ड्यू टू यूरिन, ठीक है, इट इज ड्यू टू यूरिन। ओके जी, तो मुझे पता है डॉक्टर टाइम हो गया, लेकिन आपका फिजियोलॉजी भी खत्म हो गई है, तो बस आपने आपने यही याद रखना है। इसको हम जरा रिवाइज करते हैं। देखिए 1 मिनट में रिवाइज करते हैं फिर आपकी जान छूट जाएगी। देखो, जो जो आपके आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज ने जब उनकी अपनी 120 बहारें वो अपनी जिंदगी की देख लेते हैं तो अपने कब्रिस्तान में चले जाते हैं। और उस कब्रिस्तान को हम क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। अब जो आरबीसीज है वो स्प्लीन में चले गए। स्प्लीन में क्या बैठे हैं? जल्लाद बैठे हैं, मतलब कि मैक्रोफेजिस बैठे हैं। उन आरबीसीज को तोड़ देंगे, उन आरबीसीज को तोड़ेंगे हीम में। जब हीम बनेगा तो हीम से आगे क्या बनेगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये मुर्दा है, ठीक है, इसको एक सहारा चाहिए। तो ये क्या करता है? एल्ब्यूमिन का सहारा लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब कि एल्ब्यूमिन के साथ मिल जाता है, और इसको हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये ब्लड के रास्ते हमारे कहाँ पे पहुंच जाता है? ब्लड के रास्ते हमारे कहाँ पे पहुंच जाता है? हमारे लिवर में पहुंच जाता है। हमारे लिवर में पहुंच जाता है। जब ये लिवर में पहुंचता है तो लिवर में एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं यूडीपी, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है? हमारे डायरेक्ट बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? डायरेक्ट बिलिरुबिन में। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है ये आपका बाइल के रास्ते किसमें आ जाता है? आपके ड्यूडेनम में आ जाता है, मतलब कि आपकी जीआईटी में आ जाता है। अब जो जीआईटी है, जीआईटी में अल्लाह ताला ने डिफरेंट बैक्टीरियाज रखे हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया इस कांजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? यूरोबिलिनोजेन में। ये जो यूरोबिलिनोजेन है ये 80% आपका फीसिस के रास्ते जाया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टर्कोबिलिन, और आपके फीसिस का कलर ब्राउन करता है। लेकिन
जो 20% होता है ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और जो 20% रीअब्सॉर्ब होता है उसमें से 10% किडनी के रास्ते एक्सक्रीट होता है। जो किडनी के रास्ते एक्सक्रीट होता है उसको हम कहते हैं, देखिए, यू से यूरिन, यू से यूरोबिलिन, एस से स्टूल और एस से स्टर्कोबिलिन। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। और 90% आपका जो अब्सॉर्ब हुआ था उसमें से 90% जो होता है वो आपके लिवर में वापस चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बिलिरुबिन। ये आपको, ये जो आपकी डायग्राम है इसका आपको 100% कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगर आप यरकान को समझना चाहते हैं, अगर आप जॉइंट्स को समझना चाहते हैं, वरना आपको